लॉर्ड्स टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। न्यूजीलैंड की तरफ से जहां दोहरा शतक लगाया कॉनवे ने, वहीं टीम सऊदी ने शानदार गेंदबाजी की और कुल मिलाकर नतीजा भले ही इस मैच में ना निकला हो, लेकिन कई ऐसे रास्ते भारतीय टीम ने इस टेस्ट मैच से देख लिए जिससे फाइनल में उनके लिए बहुत आसानी हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे लॉर्ड्स के उन लेसन्स की जिसके दम पर भारतीय टीम अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने का काम साउथहैम्पटन में कर रही है। तो चलिए सबसे पहले 5 बड़ी बातें आपको बता देते हैं और इन 5 बड़ी बातों को देखकर आपको भी लगेगा कि भारतीय टीम के लिए काफी कुछ फायदेमंद बातें निकलकर सामने आई हैं लॉर्ड्स के मैदान से। खास तौर से अगर हम बात टीम सऊदी की करें तो वो एक बड़ा खतरा हो सकते हैं भारतीय टीम के लिए, क्योंकि इस साल 2020 के दौरे पे टीम सऊदी ने 2 मैचों में 14 विकेट लिए थे। लॉर्ड्स टेस्ट मैच में उन्होंने 6 विकेट लेके अच्छे फॉर्म में होने के संकेत भी दिए हैं और 300 विकेट से ज़्यादा लेने वाले वो गेंदबाज हैं, यानी अनुभव भी उनके पास है। इसके अलावा विराट कोहली और टीम सऊदी के बीच में एक बड़ा संघर्ष आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि विराट कोहली को सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 बार आउट करने का काम टीम सऊदी ने किया है। यानी कि जो काम बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाज नहीं कर पाए वो काम टीम सऊदी ने करके दिखाया और साल 2014 में 3 बार टेस्ट मैचों में उनको आउट किया था। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टीम सऊदी कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं। उसके अलावा बात न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की करें तो लॉर्ड्स टेस्ट मैच में कॉनवे की बल्लेबाजी को हटा दें तो बल्लेबाजों ने बहुत निराश किया न्यूजीलैंड को, वहीं भारतीय गेंदबाजों को रणनीति बनाने का मौका भी दे दिया है। इस पर आगे एक डिटेल में रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। साथ ही हमारा क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ सबा करीम है, हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं। और राजकुमार जी, बहुत कम ऐसे मौके आते हैं कि 2 देश मैच खेल रहे हो और तीसरी टीम बहुत शिद्दत के साथ उस टेस्ट मैच को देख रही हो। कुछ ऐसा ही हुआ है लॉर्ड्स में टेस्ट मैच ड्रॉ, लेकिन शायद कहीं खुशी कहीं गम वाला मामला वो साउथहैम्पटन में नजर आया। सऊदी की गेंदबाजी देखकर थोड़ा सा डर भी लगा होगा, वहीं बल्लेबाजी अगर न्यूजीलैंड की देखी होगी तो थोड़ी सी राहत भी महसूस कर रही होगी भारतीय टीम। बिल्कुल राजीव, बहुत क्लोजली फॉलो किया है भारतीय टीम ने इस मैच को और करना भी चाहिए था, बिकॉज वो देखना चाहते थे कि न्यूजीलैंड प्रेजेंट में क्या कर रहा है, बैटिंग में बॉलिंग में क्या स्ट्रेटजी उनके खिलाफ बनाई जाए। तो काफ़ी वैसे ही आप लॉकडाउन में हैं, वहाँ पर क्वारंटीन हुए हुए हैं, तो आपके पास और बहुत कुछ करने को नहीं है और बहुत ज़रूरी था ये टेस्ट मैच देखना। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सऊदी की गेंदबाजी देखकर ज़रूर स्ट्रेटजी बनानी पड़ी होगी भारतीय बल्लेबाजों को, या बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो जिस नैगिंग लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको डिसाइड करना होगा कि मुझे खेलना है या छोड़ना है। बहुत शानदार लाइन पर वो गेंदबाजी कर रहे हैं और अच्छा उनका बॉल स्विंग हो रहा है, तो एक अच्छी फॉर्म में वो नज़र आ रहे हैं। हाइट का उनको एडवांटेज है, विकेट अगर थोड़ी सी हेल्पफुल मिलती है तो वो अनप्लेबल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। साथ साथ खुशी है कि न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही, तो वहाँ पे बॉलर्स थोड़े शायद खुश होंगे और आगे अच्छा करने का प्लान कर रहे होंगे। बिल्कुल सबा, और जिस तरह राजकुमार जी ने कहा, वाकई थोड़ा कंसर्न होगा टीम सऊदी ने जिस तरह की गेंदबाजी की। हालांकि जो पार्टनर थे जेमिसन, उन्होंने 3 विकेट लिए लेकिन बाद में अच्छा साथ नहीं मिला। अब ट्रेंट बोल्ट वापस आएंगे, क्या अब असली कॉम्बिनेशन आप देख के उसके बाद कमेंट करना चाहेंगे बर्मिंघम यानी एजबेस्टन के मैदान पे जो टेस्ट मैच है, या आपने कोई एक रूपरेखा, एक रणनीति आपके दिमाग में बनाई है कि सऊदी को कैसे खेला जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि बल्लेबाजों की तरफ से अगर बात की जाए तो सबसे पहला काम बल्लेबाजों को यही होता है, अब जब सभी भारतीय बल्लेबाज ये टेस्ट मैच देख रहे होंगे, ये भांप लेना कि टीम सऊदी का लाइन ऑफ अटैक क्या है, वो किस तरह से बल्लेबाजों को सेटअप करते हैं आउट करने के लिए, उनके मोड ऑफ डिसमिसल्स क्या है, क्या उनकी प्लानिंग होती है, क्या उनकी स्ट्रैटेजी होती है एक बल्लेबाज को आउट करने के लिए, राइट हैंडर के विरुद्ध वो किस लेंथ पर बॉलिंग करते हैं, लेफ्ट हैंडर के विरुद्ध उनका एंगल क्या होता है, वहां पर वो किस लेंथ से बॉलिंग करते हैं। तो ये सही समय है अब हमारे बल्लेबाजों को ये देखना, ये समझना, ये परखना, ये भापना कि सऊदी जो कि उनके सबसे अनुभवी के पेस बॉलर हैं, जो अच्छे फॉर्म में हैं, उनको किस प्रकार से हम टैकल करें। मुझे लगता है जो 3 पेस बॉलर्स साउथहैम्पटन में नजर आएंगे उनमें ट्रेंट बोल्ट, टीम सऊदी और काइल जेमिसन होंगे। और इन तीनों पेस बॉलर्स में राजीव ज्यादा गति नहीं है, कोई भी मुझे लगता नहीं है कि 140 या फिर 145 के गति से गेंदबाजी करता है। इनके पास स्पीड कम है पर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है और वो बॉल को मूव कराने की क्षमता बहुत ज्यादा है, और यही मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तंग करेगी भारतीय बल्लेबाजों को, और इसी के लिए हमें हमारे बल्लेबाजों को तैयारी करनी होगी। बिल्कुल। और राजकुमार जी, वापस अगर विराट कोहली पर चर्चा पे आए
वर्ल्ड क्रिकेट में एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 बार विराट कोहली को आउट किया है। 2020 के दौरे पे जो 4 पारियां विराट ने खेली उन्हें 3 बार टीम सऊदी ने उनको आउट किया। कैसे आप देखते हैं इस कॉन्टेस्ट को जो अब 18 जून को होगा साउथहैम्पटन में? राजीव, ये कॉन्टेस्ट बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। अंडर 19 में से चला आ रहा है ये कॉन्टेस्ट। अंडर 19 भी दोनों लोग इकट्ठे खेल रहे थे, वो न्यूजीलैंड के लिए खेल रहे थे सऊदी, और ये भारत के लिए खेल रहे थे। तो तब से एक ये कॉन्टेस्ट चला आ रहा है, और कहीं ना कहीं सऊदी यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी बना के विराट के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए देखे गए हैं, और इसीलिए उन्होंने उनको 10 बार आउट किया है, क्योंकि विराट का एक फेवरेट शॉट है वो कवर ड्राइव। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे विराट को सोचना होगा कि मैं कवर ड्राइव पे थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करूं, क्योंकि कवर ड्राइव मारते हुए वो कई बार स्लिप में आउट हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि विराट नहीं जानते कि उनसे कहाँ गलती हुई है, लेकिन बावजूद इसके 10 बार उन्होंने आउट किया है। तो ये वाकई में एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, और मुझे लगता है कि अब विराट इस पे काम करेंगे और थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को छोड़कर खेलेंगे। बिल्कुल, और रणनीति तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इंग्लैंड के कंडीशंस में खेल रहे हैं और अच्छा स्विंग बॉलर आपका ओपोनेंट है, तो फिर आपको अपनी टेक्निक के साथ साथ टेम्परामेंट में भी बहुत काम करने की ज़रूरत पड़ेगी रितेंद्र, क्योंकि आप इंग्लैंड में भी खेले हैं और आपको पता है कि अच्छी स्विंगिंग कंडीशंस में ड्यूक बॉल क्या कुछ परेशान कर सकता है बल्लेबाजों को। जी हाँ राजीव, आपने बिल्कुल सही कहा। संयम मुझे लगता है भारतीय बल्लेबाजों का फोर्टे होगा, और ये फाइनल है, यहाँ पे आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये कोई ऐसी सीरीज नहीं है जहाँ पे आप कम बैक कर सकते हैं। एक खराब सेशन आपको फाइनल से बाहर कर सकता है। तो भारतीय टीम ये जानती है, एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। और जैसे अभी राजकुमार जी ने बहुत अच्छी बात की, जो कवर ड्राइव की बात की, जो वो टीम सऊदी को खेलते रहे हैं, आउट हुए हैं बहुत बार, तो अब समय है तैयारी करने का, और वो बखूब तैयारी कर भी रहे होंगे, क्योंकि आप जानते हैं आपके ओपोनेंट्स कौन है, आपका बॉलिंग लाइनअप पर जो सामना आपसे करना है वो कौन है। तो आपके पास समय है, और मैं इंतजार कर रहा हूं वो 5 दिन का, जब भारतीय टीम इकट्ठे होकर प्रैक्टिस करेगी। आई थिंक देयर लाइज द की। वो 5 दिन प्रेपरेशन का टाइम है, और जिस तरह हमारी बॉलिंग है, जिस तरह हमारी बल्लेबाजी है, मुझे पूरा भरोसा है ये फाइनल हमारा होगा राजीव। सबा भाई, बैटिंग बड़ा कंसर्न नजर आया न्यूजीलैंड का, खासतौर से अगर हम दोनों इनिंग्स का एनालिसिस करें, और ये एनालिसिस भारतीय टीम मैनेजमेंट भी कर रही होगी, खासतौर से रॉस टेलर, लैथम और जिस तरह से विलियमसन आउट हुए, खासतौर से विलियमसन पे यहाँ चर्चा करेंगे। दोनों इनिंग्स में इनकमिंग गेंदों पे वो आउट हुए, और दोनों इनिंग में उनका जो स्कोर था वो 14 और 1 रनों का रहा। यानी कि वो एक तरह से कहा जाए कि कंडीशंस के साथ, या इंग्लैंड की जो स्विंगिंग बॉलिंग है, स्विंग करती गेंदें, उसके लिए तैयार मानो नहीं है। हाँ राजीव, ये तो बहुत बड़ा कंसर्न है न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि सिवाय डेविन कॉनवॉय के, जिन्होंने दोहरा शतक लगाया, कोई भी और बल्लेबाज ठीक प्रकार से इन स्विंगिंग कंडीशंस में इंग्लैंड के पेस बॉलर्स के विरुद्ध ठीक प्रकार से खेल पाया। चाहे वो केन विलियमसन हो, रॉस टेलर को हमने देखा कितना ज़्यादा वो फॉल ओवर कर जाते हैं, और वो प्राइम कैंडिडेट है अंदर आने वाली गेंदों के सामने। उसके साथ साथ उनके पास हेनरी निकोल्स है, जिन्होंने ज़्यादा रन नहीं बनाया। बीजे वॉटलिंग, वो नंबर 6 पर आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। वो अपना अंतिम टेस्ट मैच खेलेंगे चैंपियनशिप का जो फाइनल होगा। उनकी बल्लेबाजी उतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है बहुत बड़ी परेशानी है न्यूजीलैंड के लिए, और इसी को कैपिटलाइज करना होगा हमारे सीम बॉलर्स को, या फिर हमारे स्पिनर्स को। हालांकि इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड की तरफ से कोई स्पिनर था नहीं, पर मुझे लगता है कि अंत में अगर आपके पास विश्वास नहीं है, तो चाहे वो पेस बॉलर हो या फिर स्पिनर हो, उसके सामने आपके कदम चलते नहीं है, और फिर परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है की प्लेयर जो है न्यूजीलैंड की तरफ से, वो उनके कप्तान है केन विलियमसन। अगर उन्होंने रन बनाया, तब मुझे लगता है कि और जो प्लेयर्स हैं वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे। पर इस समय बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर न्यूजीलैंड के लिए। बिल्कुल, और न्यूजीलैंड के लिए समस्या इसलिए भी है रितेंद्र, क्योंकि चलिए इस टेस्ट सीरीज की अगर बात करें तो बर्मिंघम में एक टेस्ट मैच खेलेंगे, और उसके बाद वो साउथहैम्पटन पहुंचेंगे। और हम लोग बार बार चर्चा ये कर रहे थे कि पूरी दुनिया ये कह रही थी कि न्यूजीलैंड को एडवांटेज है, बट हमारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो ये ज़रूर कह रहे थे कि एडवांटेज खेलने का ज़रूर है, लेकिन एक्सपोज भी आप हो सकते हैं। और पहले टेस्ट मैच में कम से कम बल्लेबाजी तो पूरी तरह एक्सपोज हुई है न्यूजीलैंड की, रितेंद्र।
जी हाँ राजीव, बिल्कुल। अभी साबा और आप सब समस्या की बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड के लिए, तो मैं चाहता हूं ये समस्या बनी रहे, क्योंकि जब आप फाइनल तक पहुंचते हैं और आपके पीछे रन्स नहीं लगे होते हैं तो मुश्किल होती है। बेशक आप विलियमसन हैं, बेशक आप रॉस टेलर हैं, तो यहाँ पे जो निर्भरता है विलियमसन पे बहुत ज्यादा है राजीव। अगर विलियमसन रन नहीं बनाते हैं तो तमाम मुश्किलें हो सकती हैं यहाँ पे न्यूजीलैंड को। तो सतर्क रहना होगा न्यूजीलैंड को, क्योंकि न्यूजीलैंड जानती है कि उसका सामना भारत के साथ है और अभी फिलहाल वो इंग्लैंड के साथ खेल रहे हैं, ज्यादा अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। साबा ने तमाम बातें की, टेक्निक की उनके बल्लेबाजों की। अब उनको सामना करना होगा बुमराह का, मोहम्मद सिराज का, अश्विन का, जो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, तो उनका सामना करने के लिए आपके पास मनोबल चाहिए। तो जरूर ये इंग्लैंड वाले मैच न्यूजीलैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत इस समय बहुत ध्यान से देख रहा होगा कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज और बॉलर्स क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। और सबा भाई, अगर हम बात न्यूजीलैंड के पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से करें जो चैलेंजिंग हो सकता है भारतीय गेंदबाजों के लिए, तो वो है कॉनवे जिन्होंने दोहरा शतक लगाया और साथ ही लैथम के साथ दो बड़ी इंपॉर्टेंट साझेदारियां टॉप ऑफ द ऑर्डर की हैं। एक पहली पारी में उन्होंने 16 ओवर बल्लेबाजी की और दूसरे ओवर में 18 ओवर गेंदबाजी, यानी कि सेट होने के बाद आउट हुए। ये आप इसको किस तरह से देखते हैं? दोनों ओपनर्स ने जो कंट्रीब्यूशन किया न्यूजीलैंड के लिए, बाकी के बल्लेबाज तो पूरी तरह फेल रहे। राजीव, मुझे लगता है ये दोनों जो ओपनिंग प्लेयर्स हैं न्यूजीलैंड के, वो दोनों सशक्त हैं। और टॉम लेथम काफ़ी दिनों से खेलते आ रहे हैं, उनके पास अनुभव है, वो कई बार काउंटी क्रिकेट भी खेल चुके हैं इंग्लैंड में। और उनकी सबसे बड़ी जो विशेषता है कि बहुत अच्छी तरह से बॉल को छोड़ते हैं, तो वो मजबूर करते हैं बॉलर्स को उनके स्ट्रेंथ पर बॉलिंग करने के लिए, फिर वहाँ से रन बनाते हैं। पर इतनी अच्छी शुरुआत मिलने के बाद उम्मीद यही होगी टॉम लेथम की वो एक बड़ा स्कोर खड़ा करे, जो वो कर नहीं पाए, तो वहाँ पर उनको ज़रूर मेहनत करनी होगी। डेवन कॉनवॉय एक बहुत ही शानदार एडिशन है। वो दक्षिण अफ्रीका के मूल के हैं, वहाँ पर उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है। 2017 में वो शिफ्ट किए न्यूजीलैंड, वहाँ से उन्होंने ढेर सारे रन्स बनाए हैं और इस समय उनका एवरेज, चाहे वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में हो या फिर टेस्ट क्रिकेट में हो, वो शानदार है। मुझे लगता है कि अगर हम ओपनिंग पेयर को जल्द से जल्द वापस कर देंगे, तब मुझे उनका जो मिडिल ऑर्डर है थोड़ा बहुत कमजोर लग रहा है राजीव, और वहीं पर हमें जोरदार प्रहार करना होगा ताकि हम न्यूजीलैंड को जल्द से जल्द आउट कर पाएं। बिल्कुल। और अगर हम अब साउथहैम्पटन की भी थोड़ी बात कर लें यहाँ पर राजकुमार जी, आज ग्रुप्स में प्रैक्टिस सेशन देखने को मिला। रविंद्र जडेजा जाके सिंगल विकेट कर रहे थे, सिराज ने भी जाके ग्राउंड पे थोड़ा सा फील लिया। यानी भारतीय टीम साउथहैम्पटन के रंग में रंगने की धीरे धीरे सही कम से कम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि टेस्ट मैच से 5 दिन पहले उनका जो पूरी ताकत के साथ नेट सेशन है वो शुरू होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि ग्रुप्स में आप जाके ग्राउंड पे रनिंग कर सकते हैं, सिंगल विकेट प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक तरह से फील आप ले सकते हैं साउथहैम्पटन का। बिल्कुल राजीव, यही एक्लेमेटाइज करना बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप उस ग्राउंड में जाके आपको ऐसा ना लगे कि यहाँ पर कैसा वेदर है या क्या कर रहा हूँ मैं। अक्सर हम लोग ऐसा होता है कि जब टीम जाती है, समय नहीं होता, तो हम एज ए कोच बोलते हैं कि चलिए हम ग्राउंड में 1-2 राउंड ही लगा लेंगे, जिससे एक्लेमेटाइज हो जाएं, जिससे वो उस ग्राउंड के थोड़े से जो एंगल्स हैं वो हमें पता लग जाएं। और यहाँ तो भारतीय टीम को नेट्स भी मिले, तो अच्छी बात है कि ग्रुप्स में ना सही, लेकिन मतलब ग्रुप्स में सही पूरी टीम इकट्ठे नहीं प्रैक्टिस कर रही, लेकिन फिर भी ग्रुप्स में सब लोग जाके वहाँ का फील ले रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए अब आज की दूसरी बड़ी खबर पर एक नजर डाल लेते हैं। 5 बड़ी बातें आपको बता देते हैं और इन 5 बड़ी बातों के साथ आपको पता चल जाएगा कि आईपीएल सीजन 14 के बाकी बचे हुए मैचेस जो यूएई में होने थे उनका क्या कुछ शेड्यूल है, क्योंकि बीसीसीआई की तरफ से ये खबर आ चुकी है कि 19 सितंबर से ये टूर्नामेंट दोबारा से शुरू होगा यूएई में और 15 अक्टूबर को इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट जब रुका तो खास तौर से दिल्ली कैपिटल्स बहुत अच्छी स्थिति में थी इस टूर्नामेंट में, जिस तरह से वो आगे प्रोग्रेस कर रहे थे। आरसीबी एक और ऐसी टीम जो इस टूर्नामेंट को जीतने के बहुत बड़ी दावेदार मानी जा रही थी, लेकिन क्योंकि अब परिस्थितियां बदलेंगी, पिच बदलेंगी, क्या ये टीमें अब उस हिसाब से अपने आप को तैयार कर पाएंगे। और उससे भी बड़ा चैलेंज ये होगा कि इंग्लैंड से खेलने के बाद सीधे भारतीय टीम को चार्टेड फ्लाइट से दुबई आना है, यानी यूएई वो पहुंचेंगे और वहां पर बाकी बचे हुए मैचेस खेलेंगे। और इस लिहाज से यानी कि 4 महीने के लंबे टूर के बाद आपको आईपीएल खेलना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है उन तमाम क्रिकेटर्स के लिए जो इंग्लैंड और भारतीय टीम की तरफ से शिरकत करेंगे उस टेस्ट सीरीज़ में। रितेंद्र, बहुत बड़ा चैलेंज फिजिकली खास तौर से उन खिलाड़ियों के लिए
जो सीधे सीरीज खत्म होने के बाद यूएई पहुंचेंगे और आईपीएल में अपनी अपनी फ्रेंचाइज के लिए खेलेंगे? जी हाँ राजीव, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बहुत मुश्किल है क्योंकि आप जब इतने टैक्सिंग टूर पे हैं और आपको जाके आईपीएल खेलना है, अपनी फ्रेंचाइज के लिए बेस्ट देना है, आसान नहीं है फिजिकली। लेकिन अगर आप मुझसे एज अ प्लेयर पूछें, आई थिंक दैट इज व्हाट प्लेयर्स लिव फॉर क्रिकेट। अपनी ग्राउंड पे जान देते हैं, कमिटमेंट शिद्दत दिखती है। तो जरूर आईपीएल की जो अब न्यूज आई है कि आईपीएल हो रही है, बहुत अच्छा स्टेप है बीसीसीआई के द्वारा कि आईपीएल जो बीच में रोक दी गई थी बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, लेकिन अब जरूर आईपीएल होगी। तो अच्छे संकेत हैं भारतीय टीम के लिए। और अगर हम बात करें तमाम फ्रेंचाइज के लिए, और दिल्ली जो बहुत अच्छा कर रही है, साबा भाई की टीम है, तो दिल्ली भी अब जरूर आंख पूरी तरह चौंका के बैठी होगी क्योंकि उनका जो जीतने का चांस है इस आईपीएल में जबरदस्त है। तो सबा भाई, कब बैक हो रहा है आपका? खबर तो आपके पास भी आ गई होगी और आपने अपना लुक भी बदल लिया, मुझे लग रहा है यूएई जाने के लिए। अब यूएई जाना हो या नहीं जाना वो अलग बात है। जरूरी ये है राजीव कि इस बार दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल 14 का खिताब जीतना चाहिए। और जो फॉर्म है, जो प्लेयर्स हैं, मुझे लगता है सभी अच्छे फॉर्म में हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार दिल्ली कैपिटल्स के सामने बहुत ही अच्छा मौका है इस आईपीएल को जीतने का। जी, तो राजकुमार जी, आप भी क्या लुक बदलेंगे? क्योंकि आरसीबी के पास भी उतना ही अच्छा चांस है और बड़ी खबर है ये आईपीएल के उन तमाम फ्रेंचाइजीज के लिए जिनकी टीमें बहुत अच्छा कर रही थी, और उन टीमों में से एक आरसीबी भी है। विराट ने भी इस खबर पे नज़र बना के रखी होगी और थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन ज़रूर है कि इंग्लैंड से आपको सीधे यूएई जाना है और जर्सी बदलेगी, बाकी कुछ नहीं बदलने वाला। बिल्कुल राजीव, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, लेकिन खुशी की बात है सभी फैंस के लिए कि आईपीएल दोबारा से होगा, उनका मनोरंजन होगा, और प्लेयर्स के लिए भी अच्छा है कि आईपीएल जो छूट गया था वो कंप्लीट होगा। और मेरा मानना है कि अभी लेकिन काफ़ी मुश्किल होंगी सभी प्लेयर्स के लिए, क्योंकि अभी तक जो मोमेंटम था, अभी तक जो टीमें बहुत अच्छा कर रही थी, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम चेंज होगा, डिफरेंट कंडीशंस होंगी, तो दोबारा से रीग्रुप होकर खेलना होगा, वो इतना आसान नहीं होता है। और तब देखना होगा क्या अब दिल्ली या आरसीबी अपना मोमेंटम बना के रख सकती हैं जो अभी तक यहाँ पर था उनका। बिल्कुल। और सबा भाई, मैं रमीज भाई से बात कर रहा था, वो इस समय यूएई में है जहाँ पर पीएसएल चल रही है, और उन्होंने बड़ी मज़ेदार ढंग से कहा, जब मैंने उनसे पूछा कि यूएई में सक्सेसफुली टूर्नामेंट्स क्यों ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, तो उनका कहना था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में डंडे की भाषा ज़्यादा समझते हैं लोग, इसलिए, और यहाँ डंडा बहुत अच्छे से चलता है, इसलिए टूर्नामेंट अच्छे से हो जाता है। पिछले साल आईपीएल बिना किसी एक भी केस के संपन्न हो गया था। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि रूल्स रेगुलेशन इतने कड़े यूएई में, जिसके वजह से तमाम बड़े बड़े टूर्नामेंट्स बहुत आराम से सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हो जाते हैं? राजीव, मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण यूएई में मैचेस कराने का ये है कि वहाँ पर ट्रैवलिंग सीमित रहती है, वहाँ पर एयर ट्रैवल की ज़रूरत होती नहीं है। 3 ग्राउंड्स हैं, जो टीम्स हैं वो बसेस में ट्रैवल करती हैं, तो कहीं भी वो बबल के ब्रीच होने के चांसेस जो हैं वो जीरो हो जाते हैं। अब भारत में इतने शानदार तरीके से प्रयास जरूर हुआ था, पर कई सारे ओपन एरियाज थे, अब टीमें ट्रैवल कर रही थी, एयर ट्रैवल कर रही थी, वहाँ पर आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, आप जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस रख लें, वहाँ पर आपका इंटरेक्शन होता है इमिग्रेशन के लोगों से, उसके साथ सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए जाना पड़ता है, तो कई सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण यही है कि वहाँ पर शानदार तरीके से सभी खिलाड़ी जो है बबल में रहते हैं और बबल के लीक होने का या ब्रीच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। रितेंद्र, एक और बड़ी परेशानी होगी और वो है कि सारे मैचेस डबल हेडर होंगे, यानी कि एक दिन में आपको 2 मैचेस खेलने पड़ेंगे, और ये कतई आसान नहीं होगा खिलाड़ियों के लिए। एक तो आप एक्सर्शन ऑलरेडी होगा, 4 महीने का टूर इंग्लैंड का, और उसके सीधे बाद आप यूएई पहुंचेंगे जहां गर्मी और टेंशन आपका इंतजार कर रही होगी। जी हाँ राजीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जैसे अभी हम सब बात कर रहे हैं, इतने टैक्सिंग टूर के बाद जाके आपने आईपीएल खेलनी है, जो बहुत प्रेशर कुकर सिनारियो होगा वहां भी, क्योंकि फ्रेंचाइज हमेशा चाहती है आप अपना बेस्ट दें, और कंडीशंस डिफरेंट होंगी, लेकिन फिर चैंपियन प्लेयर वही होता है जो कंडीशंस को अडेप्ट करता है, अपनी थकावट से उतर के अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से भी अच्छा करता है। तो सब प्लेयर्स आई थिंक दे विल बी रेडी टू गो, और साबा भाई जैसे यूएई की पैकिंग कर चुके हैं, आधा सामान बांध चुके हैं, राजकुमार जी भी हो सकता है यूएई निकल जाए, तो जी हाँ बहुत मजा आने वाला है राजीव। आप और मैं यहाँ पे शो करने के लिए रह जाएंगे। नहीं, शो तो मैं ही करूंगा, आप प्रिडिक्शन करते हैं जो हमेशा गलत होती है रितेंद्र।
राजकुमार जी राजीव हो सकता है राजकुमार जी पहुंच गए हों यूएई राजीव। हो सकता है आपने अभी मेरे पीछे राजकुमार पड़ UAE जाएंगे, में मुझे हो। पता था ये जवाब आने वाला है और अभी साबा भी पीछे पड़ जाएंगे तो, लेकिन इस बार प्रेडिक्शन इंडिया की साउथहैम्पटन में इंडिया जीतेगा पक्का राजीव। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, सबा भाई आपका भी और राजकुमार सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।